नमस्ते। ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम नाटककार, निबंधकार एवं समीक्षक सद्गुरु शरण अवस्थी के संस्मरण चंद्रशेखर आजाद का अध्ययन करेंगे। सद्गुरु शरण अवस्थी का लेखन उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसकी प्रतीति हमें इस संस्मरण में भी होती है। इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हमें संस्मरण विधा यानी कि संस्मरण साहित्य प्रकार के बारे में और चंद्रशेखर आजाद के जीवन के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि इस संस्मरण को उसकी स्वरूपगत विशेषताओं और चंद्रशेखर आजाद के जीवन संदर्भों के साथ समझना अधिक सरल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्मरण विधा के बारे में। क्या विशेषताएं हैं इस विधा की और किस तरह का विषय वस्तु इसमें लिया जाता है, इसकी संक्षिप्त में समझ प्राप्त करते हैं। तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित करके यानी कि उसमें उसे मिला के प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियां और संवेदनाओं का समावेश रहता है। संस्मरण के लेखक के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि लेखक ने उस व्यक्ति या वस्तु का साक्षात्कार किया हो जिसका वह संस्मरण लिख रहा है। वह अपने समय के इतिहास को लिखना चाह रहा है, परंतु इतिहासकार की भांति वह विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। तो किस तरह की प्रस्तुति होती है? तो संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को या घटनाओं की स्मृति पर आधारित रोचक अभिव्यक्ति की जाती है। संस्मरण में मुख्यतः बीती हुई बातें याद की जाती है और उसमें भाषा का प्रभुत्व अधिक रहता है। इसमें लेखक रेखा चित्रकार की तरह तत्व नहीं रखता, लेकिन संस्मरण लेखक अपने विषय में ही लिखता है, तो वह रचनात्मक आत्मकथा के अधिक निकट होती है। यदि वह अन्य व्यक्तियों के संबंध में लिखता है तो वह जीवनी के निकट होती है। इसलिए संस्मरण के लेखक को अपने लेख के प्रति सचेत रहना आवश्यक होता है कि वह किस प्रकार की ओर जा रहा है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की एक विधा है। संस्मरण अतीत पर आधारित होता है। इसमें लेखक अपनी यात्रा, जीवन की घटना, रोचक पल आदि जितने भी दुनिया में रोचक यादें होती है उसको सहज करके उन घटनाओं को लिखकर उसके लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है, जिसे पढ़कर हमें ऐसा महसूस होता है कि वह अतीत की घटना से रूबरू हो रहे हैं, उनको आत्मसात कर रहे हैं। किंतु संस्मरण को रेखाचित्र, जीवनी, यात्रा आदि से अलग महत्व दिया गया है। जब तक लेखक आत्मीयता से किसी स्मृति या अतीत को याद कर अंकित नहीं करेगा, तब तक संस्मरण प्रभावशाली नहीं हो सकता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी श्रद्धेय पुरुष या चरित्र के प्रति श्रद्धा भाव हो, जो
मानव मात्र को प्रेरणा दे सके, ऐसे किसी व्यक्ति का चित्रण किया गया हो। किसी अद्भुत क्षण को याद करके भी उस पल को भी लिखा जा सकता है। इस विधा में कल्पना के लिए कोई खास जगह नहीं होती है। उन्हीं घटनाओं का वर्णन होता है जो जीवन में घट चुकी होती है और जो प्रामाणिक है। संस्मरण की महत्वपूर्ण विशेषता वैयक्तिकता मानी जाती है। इसका सहारा लिए बिना संस्मरण लिखा ही नहीं जा सकता। संस्मरण में लेखक के अपने जीवन में किसी न भुला सकने वाली घटना का वर्णन होता है। चित्रात्मकता भी संस्मरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जितनी चित्रात्मकता होगी, संस्मरण उतना ही सफल होगा, क्योंकि चित्र मानव मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालते हैं। वह मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ते हैं। इसलिए लेखक चुन चुनकर शब्दों का प्रयोग करके और शब्दों का आलंबन लेकर के चित्र प्रस्तुत करते हैं। वह इस प्रकार विवेचन करते हैं कि चित्र सहज ही बनने लगते हैं। संस्मरण कथात्मक साहित्य की विधा है और यह कथा काल्पनिक न होकर सत्य पर आधारित होती है। कथा का ताना बाना जीवन की घटनाओं से बुना जाता है और पाठक के साथ सहज तादात्म्य हो जाता है। संस्मरण का अगला महत्वपूर्ण लक्षण है तटस्थता। यह भी अनिवार्य है। लेखक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति से दूर रहकर जीवन में घटित सत्य को सामने लाए, भले ही वह सत्य स्वयं के लिए कितना ही कड़वा क्यों न हो। इस प्रकार संस्मरण में व्यक्ति विशेष से संबंधित विवरण के आधार पर उसकी चारित्रिक रेखाओं को जोड़कर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रभाव को ग्रहण करने का प्रयास होता है। इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तो अब हिंदी साहित्य का संस्मरण स्वरूप स्पष्ट है। सद्गुरु शरण अवस्थी उनके इस संस्मरण में चंद्रशेखर आजाद के संस्मरण के द्वारा उनकी चारित्रिक विशेषताओं को वाचा दी गई है। लेखक के मन में जिस व्यक्ति का इतना गहरा प्रभाव था, आखिर क्या विशेषताएं थी उस व्यक्ति की? तो आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। कभी भी जिंदा पुलिस के हाथों में नहीं आने का प्रण लेने वाले, काकोरी ट्रेन डकैती और सॉन्डर्स की हत्या में शामिल निर्भय देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ। अपनी मां जगरानी देवी के आग्रह पर चंद्रशेखर आजाद संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस गए थे। सन 1921 में जब महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उस समय केवल 15 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने
उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा आजाद। और फिर चाबुक के प्रत्येक धार के साथ युवा चंद्रशेखर ने भारत माता की जय यही शब्द चिल्लाए। यहीं से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। सन 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत ही आहत कर दिया। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बहुत ही बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह देश को स्वतंत्रता दिलवानी ही है। एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आजाद इस दल और बिस्मिल के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आजाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना लिया। अंग्रेज सरकार के धन की चोरी और डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देकर चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्र किया करते थे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सॉन्डर्स की भी हत्या की। आजाद का यह स्पष्ट मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जलियांवाला बाग जैसे अमानवीय घटनाक्रम जिसमें हजारों निहत्थे और बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई, इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत ही आहत कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हिंसा को ही अपना मार्ग बना लिया। झांसी में भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य किया। ऑल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों के साथ आगामी क्रांतिकारी योजनाओं के विषय में चंद्रशेखर आजाद बात कर ही रहे थे कि इतने में पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने बिना सोचे अपने जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब पुलिस का सामना करना मुश्किल है, तब उन्होंने जिंदा पुलिस के हाथों में न आने के अपने प्राण को निभाते हुए वह बची हुई आखिरी गोली खुद को मार ली। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद के जीवित होने पर तो उनसे कांपते ही थे, लेकिन पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आजाद का इतना डर था कि उनके मृत शरीर के पास जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। उनके शरीर पर गोली चलाकर पूरी तरह से निशंक होने के बाद ही चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु की पुष्टि हुई। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद के गौरव से भरे हुए जीवन का अंत आया। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ था, उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वे रह रहे थे, उसका धीमारपुर नाम बदलकर आजादपुरा नाम रखा गया। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक को चंद्रशेखर आजाद के लिए
स्वर्गीय संबोधन करने में बड़ी ही तकलीफ होती है। इस संस्मरण के प्रारंभ में लेखक स्मृति और विस्मृति का विवरण करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के चले जाने के बाद उनके मन में जो गहरी चोट लगी है, उस कारण लेखक को चंद्रशेखर आजाद के लिए स्वर्गीय संबोधन का प्रयोग करने पर भी कष्ट होता है, क्योंकि उनके जैसे महान देशभक्त इस दुनिया में न रहने की बात लेखक को बहुत ही चोट पहुंचाती है। इस संदर्भ में लेखक स्मृति और विस्मृति का भी विवरण करते हैं और कहते हैं कि शरीर पर लगी हुई चोट, शरीर पर लगे हुए जख्म या खरोंच समय के सहारे सूख जाते हैं, मिट जाते हैं। शरीर पर लगी हुई चोट या घाव समय के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन जो चोट मन के ऊपर लगी हुई होती है, जो आघात हृदय को लगता है, उस आघात को केवल विस्मृति ही मिटा सकती है। लेखक के मतानुसार स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त होती है और विस्मृति का वरदान संतों के साथ रहने से और विराग से तथा अनुष्ठान से प्राप्त होता है। शास्त्रों का अनुशीलन करने से और पुस्तकों के स्वाध्याय से हमारी स्मृति और ही तेज हो जाती है। यहाँ पर लेखक ने स्मृति की महत्ता को तो दर्शाया ही है, लेकिन साथ ही विस्मृति के बारे में भी बात की है। स्मृति यानी कि याद और विस्मृति यानी कि भूल जाना। हमें अपने जीवन में अच्छे और बुरे कई सारे अनुभव होते हैं। अपनी जीवन यात्रा के दरमियान व्यक्ति छोटे बड़े कई आघातों से गुजरता रहता है, लेकिन कुछ बातों को भुला देने में ही मानवी की भलाई होती है और इसीलिए लेखक यहाँ पर विस्मृति के लिए वरदान शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर विस्मृति जैसी कोई चीज नहीं होती तो संसार के लोग अपने अपने घाव हर रोज खुरेदते रहते और जीवन कोढ़ की खाज जैसा हो जाता, यानी कि बड़ा ही कुरूप हो जाता। जैसे कुष्ठ रोग वाली व्यक्ति खाज करके अपने जख्मों को खुरेद कर उसे और बढ़ा देती है, उसी तरह मानव भी अपने जख्मों को खुरेद कर उसे और गहरा करके जीवन को कुरूप बना देते। इसलिए विस्मृति मानव जाति के लिए बहुत ही उपकारक है, ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन मन पर लगी हुई इन चोटों को भुला देना आसान नहीं होता। लेखक का कहना है कि विस्मृति कोई संत या उसके जैसी उच्च कक्षा के व्यक्ति के संग से, विराग से यानी कि वैराग्य से और सारे मोह और लोभ लालच छोड़ने से तथा अनुष्ठान से यानी कि धार्मिक क्रियाओं से प्राप्त हो सकती है। तो इस संस्मरण में लेखक चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों के द्वारा उनके जीवन को और उनके विशिष्ट गुणों को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।